जी अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर शौकत अली बात कर रहा हूँ, एसोसिएट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद। एग्री एक्सटेंशन सब्जेक्ट के हवाले से हमारी डिस्कशन है। साइंटिफिक एंड टेक्निकल राइटिंग के हवाले से हम बात कर रहे हैं और आज हम बात करेंगे कि थीसिस का फॉर्मेट क्या है। जो सिनॉप्सिस का फॉर्मेट है इस पे हम इससे पहले बात कर चुके हैं। जो हमारी कोरोना इशू से पहले जो हमारे लेक्चर्स हुए थे क्लासरूम में, वहाँ मैंने डिटेल अपने स्टूडेंट्स को बताया था कि सिनॉप्सिस के कंपोनेंट्स क्या होते हैं और उसमें हमने हर जो कंपोनेंट है उसके ऊपर बड़ी डिटेल से हमने डिस्कशन की थी कि उस कंपोनेंट को कैसे उसका राइट अप करते हैं और कैसे उसको लिखते हैं। उसमें हमने सारी जो टेक्निकल इश्यूज़ थे या जो उसके टेक्निकल लाइंस थी उनके ऊपर हमने बात की थी। तो आज हम बात करेंगे, स्टार्ट करेंगे हम इंशाल्लाह थीसिस को, कि थीसिस का फॉर्मेट क्या है और थीसिस हम लिखते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि थीसिस का फॉर्मेट क्या है। अच्छा, आप देखिए कि यहाँ सबसे पहले एक डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं थीसिस के उनको मैंने रिफ्लेक्ट किया है। और इसमें आपके समझने वाली बात यह है कि इसमें ये जो ब्लैक बुलेट्स हैं, ब्लैक बुलेट्स के ऊपर हम बड़ी डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं इससे पहले अंडर द हेडिंग ऑफ फॉर्मेट ऑफ सिनॉप्सिस। क्योंकि ये जो ब्लैक बुलेट्स हैं ये सारे के सारे आपका जो सिनॉप्सिस है उसकी ये हेडिंग्स हैं या उसके ये कंपोनेंट्स हैं। सिनॉप्सिस से जब हम शिफ्ट होते हैं थीसिस में, जब हम थीसिस लिखते हैं तो उसमें फिर कुछ फर्दर हेडिंग्स या कंपोनेंट्स उसमें ऐड होते हैं। और ये जो आपको बुलेट्स रेड कलर में नज़र आ रहे हैं तो ये सिनॉप्सिस में नहीं होते बल्कि ये थीसिस में होते हैं। इसका मतलब ये है कि थीसिस में ये ब्लैक बुलेट्स भी होते हैं और प्लस इसमें ये रेड बुलेट्स भी होते हैं। तो इस तरह से पूरा ये एक फॉर्मेट बनता है थीसिस का। तो सबसे पहले थीसिस में टाइटल पेज है, उसके बाद सिग्नेचर पेज है, डेडिकेशन पेज है, एब्स्ट्रैक्ट है, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट्स है, टेबल ऑफ कंटेंट्स है, लिस्ट ऑफ टेबल्स है, लिस्ट ऑफ फिगर्स है और इंट्रोडक्शन है। ये चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन। इसको हम फ्रंट मैटर कहते हैं। ये आपका सारा फ्रंट मैटर है और उसके बाद यहाँ से चैप्टर 1 स्टार्ट हो जाएगा इंट्रोडक्शन से। चैप्टर 2 जो है वो रिव्यू ऑफ लिटरेचर है। चैप्टर 3 मेथडोलॉजी है। चैप्टर 4 रिजल्ट्स एंड डिस्कशन। चैप्टर 5 समरी, कंक्लूजन्स एंड रिकमेंडेशंस और आखिर में रेफरेंसेस। और अगर आपके पास कोई अपेंडिक्स है, जिस तरह से कि सोशल साइंसेज रिसर्च में आमतौर पे जो इंटरव्यू स्केड्यूल या जो क्वेश्चनर है उसको अपेंडिक्स कर दिया जाता है, तो इस तरह से अपेंडिक्स आप फिर उसमें एंड पे देते हैं। तो अब हम ये है कि 1 बाय 1 हम इसको डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि इसको हम कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले हमारा ये टाइटल पेज है। इसको ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, उनको मैं रिपीट नहीं करूँगा। तो ये हमारा सबसे पहले टाइटल पेज है। अच्छा, इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के हवाले से हम बात कर रहे हैं और ये जो टाइटल पेज है ये किसी स्टूडेंट का कोई डिज़ाइन नहीं है, बल्कि ये यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद की जो एकेडमिक बॉडी है, हाईएस्ट एकेडमिक बॉडी है, उसने बाकायदा इसकी वर्डिंग, इसके फॉर्मेट को अप्रूव किया है। तो इस तरह से हमारे जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, और ये हर यूनिवर्सिटी ने अपना एक फॉर्मेट अप्रूव्ड, उनका फॉर्मेट स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है जिसको लेके वो चलते हैं। यूनिफॉर्मिटी के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। तो बेसिकली जो साइंटिफिक टेक्निकल राइटिंग है उसका एक बड़ा एक आप समझ लें कि मेजर उसका एक कैरेक्टरिस्टिक होता है यूनिफॉर्मिटी। तो यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी के लिए ये ज़रूरी है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले टाइटल है, ये रिसर्च का टाइटल है। ये जो भी टाइटल आप यहाँ देख रहे हैं, टाइटल के नीचे आप लिखेंगे बाय, आगे आएगा स्टूडेंट नेम, जो भी स्टूडेंट थीसिस सबमिट कर रहा है उसका नाम आएगा और उसके नीचे उसका आएगा रजिस्ट्रेशन नंबर, जिसको एजी नंबर बोलते हैं हमारे यहाँ। और उसके बाद उसकी आएगी डिग्री। ये डिग्री वो नहीं है जिस डिग्री के लिए आप थीसिस सबमिट कर रहे हैं, जैसा कि ये थीसिस जो है ये पीएचडी की डिग्री के लिए सबमिट किया जा रहा है, लेकिन यहाँ जो स्टूडेंट सबमिट कर रहा है उसके इन हैंड जो डिग्री है, पीएचडी की डिग्री तो अभी उसको अवार्ड होनी है,
लेकिन जो इन हैंड डिग्री है उसकी वो क्या है, वो है एमएससी ऑनर्स एग्री एक्सटेंशन। तो इस तरह से जो भी इन हैंड डिग्री आपके पास है वो डिग्री आप यहाँ लिखेंगे, और जिस डिग्री के लिए आप थीसिस सबमिट कर रहे हैं वो डिग्री आप नेक्स्ट आइंदा यहाँ रिफ्लेक्ट करेंगे। अच्छा, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को आप ज़रा देखें, पढ़ें इसको। अ थीसिस सबमिटेड इन पार्शियल फुलफिलमेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर द डिग्री ऑफ डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। तो इस स्टेटमेंट का समझना मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए। अगर आप स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है। अ थीसिस सबमिटेड इन पार्शियल फुलफिलमेंट, याद रखें कि ये जो थीसिस है ये पार्शियल फुलफिलमेंट है फॉर द डिग्री ऑफ डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। इसका मतलब ये है कि इसके अलावा भी कुछ रिक्वायरमेंट्स थी जो आपने पूरी की हैं। जिस तरह से अगर हम यहाँ देखें यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर फैसलाबाद में जो पीएचडी की डिग्री के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें पहले आपको कोर्स वर्क पढ़ना होता है, फिर उसके बाद आपको उसमें कॉम्प्रिहेंसिव है, रिटन कॉम्प्रिहेंसिव है, फिर ओरल कॉम्प्रिहेंसिव है। तो ये सारा जो आप काम कर रहे हैं ये रिक्वायरमेंट है पीएचडी की डिग्री की। तो इस तरह से एक वो फुलफिलमेंट थी जो आपने इससे पहले की, और दूसरी ये फुलफिलमेंट है इन द फॉर्म ऑफ थीसिस जो अभी आप सबमिट कर रहे हैं। तो इस तरह से ये पार्शियल थीसिस जो है ये पार्शियल फुलफिलमेंट बनता है, यानी ये कंप्लीट उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। फुलफिलमेंट मीन रिक्वायरमेंट आप समझ लें समझने के लिए। तो अ थीसिस सबमिटेड इन पार्शियल फुलफिलमेंट। अच्छा, कुछ यूनिवर्सिटीज़ दुनिया में ऐसी भी हैं कि जहाँ सिर्फ थीसिस ही आपको करना होता है और थीसिस दे के आप डिग्री ले लेते हैं, तो वहाँ फिर पार्शियल फुलफिलमेंट के तौर पर आप थीसिस नहीं सबमिट करते बल्कि आप कंप्लीट फुलफिलमेंट के तौर पर थीसिस सबमिट करते हैं। तो ये असल में इस पता चलता है इस स्टेटमेंट से कि जो डिग्री आपको अवार्ड की जा रही है डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की या कोई भी, तो उसमें वो सिर्फ थीसिस बेस्ड, ओनली थीसिस बेस्ड डिग्री है या थीसिस प्लस भी उसमें कुछ है। तो इस तरह से स्टेटमेंट का ये मतलब है, ये एक टेक्निकल स्टेटमेंट है। फॉर द डिग्री ऑफ डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी इन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन। तो जो भी आपका सब्जेक्ट है, इन एजुकेशन हो सकता है, इन सोशल साइंसेज हो सकता है, रूरल सोशियोलॉजी हो सकता है। तो यहाँ ये जो सब्जेक्ट है ये एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन था जिसमें ये डिग्री सबमिट की गई, जिसमें ये सबमिट किया गया थीसिस, तो इसलिए यहाँ वो डिग्री लिख दी गई। उसके नीचे आपका जो भी डिपार्टमेंट है उसका आप नाम लिखेंगे, उसके नीचे आपका डिवीजन या फैकल्टी जो भी है वो आप लिख देंगे, और उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, और सबसे नीचे आप लिखेंगे ईयर। तो इस तरह से ये टाइटल पेज है। अब ये जो टाइटल होता है किसी भी थीसिस का, उस टाइटल के ऊपर आप ये फॉर्मेट, इस फॉर्मेट के मुताबिक वो आप टाइटल बनाते हैं। तो टाइटल पेज के बाद जो नेक्स्ट पेज है वो है सिग्नेचर पेज। अब सिग्नेचर पेज जो है वो क्या है, ये भी जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि ये अप्रूव्ड एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। बिल्कुल ऐसे ही सिग्नेचर पेज का ये जो फॉर्मेट है, इसकी वर्डिंग, इसका स्टाइल, ये सारे का सारा स्टैंडर्ड है और स्टूडेंट्स हैव टू फॉलो इट। इसमें जस्ट आपने अपना नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर तब्दील करना होता है, अपनी कमेटी के नाम लिखने होते हैं जो भी हैं, बाकी उसमें सारा जो फॉर्मेट है या जो सारा स्टैंडर्ड है वो इसी तरह से रहेगा। तो इसको हम देख लेते हैं एक नज़र कि इसमें क्या लिखा हुआ है। टू द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस, चूँकि ये थीसिस हम कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस को सबमिट कर रहे होते हैं तो उसी को एड्रेस किया जाएगा। इसमें याद रखें कि ये बड़ा ज़रूरी होता है कि हम जिस भी अथॉरिटी को सबमिट कर रहे हैं अपना डॉक्यूमेंट, उसका जो डेजिग्नेशन है उसको हम बिल्कुल दुरुस्त तौर पे लिखें। तो द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस, आमतौर पर स्टूडेंट इसको लिख देते हैं कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, तो टेक्निकली इसको हम मिस्टेक मानते हैं, तो इसलिए मामूली गलती इसको समझ के इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो लिखना चाहिए टू द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस, कॉमा, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, फुल स्टॉप। तो नीचे देखें ये हमारी सुपरवाइजरी कमेटी है। ये सुपरवाइजरी कमेटी है जिसने सारे रिसर्च वर्क को सुपरवाइज किया है। आपका जो सुपरवाइज़र होता है उसको कहते हैं चेयरमैन सुपरवाइजरी कमेटी। तो चेयरमैन सुपरवाइजरी कमेटी का नाम आ रहा है और उसके साथ 2 मेंबर होते हैं, उनके नाम यहाँ दिए गए हैं। अब ये यहाँ सिग्नेचर करते हैं तमाम मेंबर्स ऑफ सुपरवाइजरी कमेटी
और वो किस स्टेटमेंट को सिग्नेचर करते हैं, वो स्टेटमेंट यहाँ दी गई है। वी द मेंबर ऑफ सुपरवाइजरी कमेटी सर्टिफाई दैट द कंटेंट्स एंड फॉर्मेट ऑफ द थीसिस। अब देखें दो चीज़ें हैं, कंटेंट्स एंड फॉर्मेट। इसका मतलब मैं शुरू से अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि जो फॉर्मेट है इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है साइंटिफिक वर्क के अंदर, साइंटिफिक प्रेजेंटेशन के अंदर इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। स्टूडेंट्स इसको लाइट लेते हैं, इसको लाइट नहीं लेना चाहिए। आप देखें दोनों चीज़ों को यहाँ सर्टिफाई किया जा रहा है कि वी द मेंबर ऑफ सुपरवाइजरी कमेटी सर्टिफाई दैट द कंटेंट्स एंड फॉर्मेट्स ऑफ द थीसिस सबमिटेड बाय, ये स्टूडेंट का नाम है, उसका आगे रजिस्ट्रेशन नंबर है, हैव बीन फाउंड सेटिस्फैक्ट्री, कि इसको हमने सेटिस्फैक्ट्री पाया है, एंड रिकमेंड दैट it be processed for the evaluation by the external examiners for the award of the degree। कि हम इसमें सेटिस्फाइड हैं और हम चाहते हैं कि इसको अब फर्दर जो भी इसका एवेल्यूएशन प्रोसेस है उसके लिए हम भेज दिए जाए। तो दिस इज सिग्नेचर पेज। तो सिग्नेचर पेज आपने इसी तरह बनाना है और बनाने के बाद नीचे आपने अपने सुपरवाइज़र, अपने दोनों मेंबर्स के नाम लिखने हैं। मेंबर्स के नाम की जो तरतीब है वो वही होनी चाहिए जो आपके सिनॉप्सिस के अंदर है। तो उसमें अगर उलट पलट हो जाएगा, ऊपर नीचे अगर हो जाएगा, मेंबर्स आमतौर पर स्टूडेंट्स से ये मिस्टेक हो जाती है कि जिस तरह से ये नीचे वाला मेंबर है इसको ऊपर लिख दिया, ऊपर वाले को नीचे लिख दिया। नहीं, इसकी जो तरतीब है या जो इसका ऑर्डर है उसको आपने चेंज नहीं करना होता। जी, जो नेक्स्ट पेज है वो डेडिकेशन पेज है, और जो डेडिकेशन पेज है इसमें आप अपनी जो एफर्ट है, जो आपका थीसिस है, इसको आप किसी को डेडिकेट कर देते हैं। और एक आदमी को भी कर सकते हैं और एक से ज़्यादा लोगों को भी कर सकते हैं। मतलब देखिए, दिस इज़ क्वाइट अ पर्सनल मैटर एंड डेडिकेशंस आर ऑफन मेड टू फैमिली मेम्बर्स, स्पाउसेस, फ्रेंड्स और कम्युनिटी ग्रुप्स। तो ये आप किसी को भी डेडिकेट कर सकते हैं। ये आपका एक पर्सनल, आपका एक सेंटिमेंटल मामला है, ये किसी को भी आप डेडिकेट कर सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि आपके सामने एक डेडिकेशन है जिसमें स्टूडेंट ने डेडिकेट किया है, आई डेडिकेटेड माई हम्बल एफर्ट टू माई मदर हुज प्रेयर्स डेवलप। कुछ भी आप यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन इसमें थंब रूल ये है कि आप इसको ज़रा शॉर्ट रखते हैं डेडिकेशन को एक्नॉलेजमेंट की निस्बत। तो डेडिकेशन के हवाले से एक दो बातें और सुन लें कि ये बेसिकली इसमें आप, जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये एक सेंटिमेंटल मामला है। तो उर्दू में आपने देखा होगा कि शायरी की किताबों में या दीगर नसर की किताबों में उन्होंने इंतसाब लिखा होता है कि मैं इस किताब का इंतसाब फ़लाँ के नाम करता हूँ या करती हूँ। तो डेडिकेशन को उर्दू में इंतसाब कहते हैं। तो इंतसाब का मतलब होता है किसी के नाम करना किसी चीज़ को। तो इसी तरह से डेडिकेशन है आपके रिसर्च वर्क में कि आप किसी को भी इसको डेडिकेट कर सकते हैं। डेडिकेशन के बाद जो नेक्स्ट पेज आता है वो है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट जो है ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है आपके थीसिस का, और इसमें बेसिकली जब कोई भी आथर आपके डॉक्यूमेंट को देखता है, थीसिस को देखता है, तो सबसे पहले वो टाइटल को देखता है। तो अगर वो टाइटल उसको अट्रैक्ट करता है तो उसके फ़ौरन बाद फिर वो एब्स्ट्रैक्ट की तरफ आता है, और एब्स्ट्रैक्ट देखने के बाद अगर एब्स्ट्रैक्ट उसको अपील करेगा तो फिर वो आगे अंदर जाने का फ़ैसला करेगा कि उसने आपके थीसिस या उस डॉक्यूमेंट के अंदर कहाँ से क्या चीज़ जो है वो उसको डिटेल में पढ़ना है। तो इसलिए ये जितना आप समझ लें कि शॉर्ट कंपोनेंट है उतना ही इसको लिखना मुश्किल भी है। इसको कहते हैं दरिया को जैसे कूजे में आप बंद करते हैं, एक मुश्किल काम है उसके लिए कि पूरा जो आपका एक कॉन्सेप्ट है उसको आप 300-400 वर्ड्स में आपने उसको सम अप करना होता है। तो ये एक मुश्किल काम है, लेकिन ये है कि अगर आप थोड़ा सा कोशिश करें और देखें कि किस तरह से एब्स्ट्रैक्ट लिखा जाता है, किस तरह की उसके अंदर वर्डिंग यूज़ की जाती है, तो आसानी से लिख सकते हैं। तो इसका जो फॉर्मेट होता है वो किस तरह से है, इसमें आप देख रहे हैं कि आमतौर पे 300-350 वर्ड्स का होता है, लेकिन थीसिस में समटाइम ये एक 1 पेज तक भी चला जाता है। तो उसमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि 1 पेज से ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो एब्स्ट्रैक्ट है उसको आपने शुरू करना है जब, तो उसमें 2 या 3 सेंटेंसेस आपने उसका बैकग्राउंड लिखना है, यानी आपने उसका इंट्रोडक्शन देना है उस प्रॉब्लम का, या प्रॉब्लम स्टेटमेंट देनी है कि
क्या इशू था जिसको आपने इन्वेस्टिगेट किया है, क्या प्रॉब्लम था, साइंटिफिक प्रॉब्लम क्या था जिसको आपने इन्वेस्टिगेट किया है। और उसके बाद नेक्स्ट आपने जो 3-4 सेंटेंसेस देने हैं वो आप देंगे उसके मेथड के, कि आपने उस प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कौन सा मटेरियल्स और मेथड्स, कौन सा मटेरियल यूज़ किया और कौन सा मेथड आपने उसमें इख्तियार किया। तो उसमें आपने जो डिटेल अंदर लिखी हुई है उसी की ही आपने एक उसको समराइज़ करके उसमें आपने 2-3-4 जो सेंटेंसेस हैं वो आपने यहाँ देने हैं। उसके मेथड्स के बाद फिर आप देते हैं रिजल्ट्स। अब जाहिर है आप स्टडी कर चुके हैं, जो भी साइंस आपने करनी थी कर ली है, अब आप उस साइंस को रिपोर्ट कर रहे हैं। तो जो भी आपके रिजल्ट्स आए हैं उनमें से जो की रिजल्ट्स हैं वो आपने यहाँ देने हैं। मतलब इसमें आमतौर पे 8-9 सेंटेंसेस से ज़्यादा ये नहीं होने चाहिए। उसमें आपके पास रिजल्ट्स तो बहुत सारे होते हैं, अब आपने ख़ुद ये फैसला करना है कि उनमें से कौन से रिज़ल्ट सबसे इम्पोर्टेंट हैं या कौन से रिज़ल्ट्स जो हैं वो की रिज़ल्ट्स हैं। तो उन की रिज़ल्ट्स को आपने यहाँ पे पुट करना है। और आखिर में आपने उसमें जो भी कंक्लूजन है आपका 2-3 सेंटेंसेस कंक्लूजन आपने देना है कि व्हाट यू कंक्लूड। कंक्लूजन कैसे लिखते हैं वो हम कंक्लूजन पे जाके बताएंगे, रिजल्ट्स कैसे लिखते हैं वो बताएंगे, मेथड्स कैसे लिखते हैं इस पर बात हो चुकी है, बैकग्राउंड पे बात हो चुकी है। तो इस तरह से वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यह है कि कंक्लूजन का यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि अगर एक आदमी टाइटल पढ़ता है, आपका रिसर्च टाइटल पढ़ता है और फौरी तौर पे उसके जहन में एक क्यूरियोसिटी पैदा होती है कि इसका रिज़ल्ट क्या आया, तो वो जो एक कंक्लूजन है वो आप आखिर में 2 या 3 लाइनों में या एक सेंटेंस के अंदर आप दे देते हैं। तो इस तरह से आप एब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं अपनी थीसिस का। रिसर्च के अंदर जो एब्स्ट्रैक्ट होता है ये आमतौर पे 250 प्लस माइनस वर्ड्स का होता है, रिसर्च पेपर्स की बात कर रहा हूँ। लेकिन थीसिस के अंदर ये आपका 500 प्लस तक भी जा सकता है। तो बहरहाल इसमें ये फ्लेक्सिबल रेंज होती है, ये ख़ुद जो ऑथर है वो फैसला करता है कि उसने किस रेंज के अंदर एब्स्ट्रैक्ट। लेकिन अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 पेज से ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में जो हम एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं उसमें ये है कि एब्स्ट्रैक्ट जो है ये इसका जो फ़ॉन्ट है वो ये होना चाहिए कि सिंगल स्पेस होना चाहिए इसको। अच्छा, फ़ॉन्ट के बारे में आप देख लें कि जितनी भी आपकी टेक्स्ट है वो सारी की सारी जो आपकी मेन बॉडी है वो सारी की सारी टाइम्स न्यू रोमन में होनी चाहिए। ये स्टैंडर्ड है, टाइम्स न्यू रोमन में होनी चाहिए और सिंगल स्पेस में होनी चाहिए, राइट। तो ये उसमें और जो उसका फ़ॉन्ट साइज़ है वो 12 होना चाहिए। सिंगल स्पेस में सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए और बाकी जितनी भी आपकी बॉडी है वो 1.5 की स्पेस में होनी चाहिए। मैं रिपीट करता हूँ कि आपकी जो साइज़ है वो 12 होना चाहिए, स्टाइल जो है वो टाइम्स न्यू रोमन होना चाहिए, लेकिन जो आपकी स्पेस है वो एब्स्ट्रैक्ट में होनी चाहिए 1 की, और एब्स्ट्रैक्ट के अलावा आपकी जितनी भी टेक्स्ट है पूरे थीसिस की बॉडी की उसमें वो होनी चाहिए 1.5 की। तो ये स्टैंडर्ड है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद का। तो जब भी आपने अपना थीसिस या अपनी रिसर्च रिपोर्ट सबमिट करनी है, थीसिस आपका एमएससी का है, एमएससी ऑनर्स का है, पीएचडी का है, उसमें यही आपने फॉन्ट फॉलो करना है। जी, इसके बाद नेक्स्ट है जी एक्नॉलेजमेंट्स। अच्छा, एक्नॉलेजमेंट क्या है? एक्नॉलेजमेंट में हम उन तमाम लोगों की एफ़र्ट्स को, उनकी एडवाइस को, उनके सुपरविजन को या उनके फाइनेंसेस को हम एक्नॉलेज करते हैं, उसका हम थैंक्स, शुक्रिया अदा करते हैं। एक्नॉलेजमेंट्स को हम उर्दू में कह सकते हैं इजहार तशक्कुर। उन सब का आप शुक्रिया अदा करते हैं जिन लोगों ने किसी भी हवाले से कंट्रीब्यूट किया होता है आपकी स्टडीज़ में। तो इसमें एक्नॉलेजमेंट्स में ये आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप एक्सप्रेस करें अपना थैंक्स और उन स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशंस को आप एक्सप्रेस करें उन लोगों के लिए जिन लोगों ने किसी न किसी हवाले से इसमें कंट्रीब्यूट किया हुआ है।
तो इसमें आप देखें कि इसमें जिन लोगों ने आपको एडवाइस की आपके सुपरवाइजर्स हो सकते हैं, जिन लोगों ने आपको फ़ंड किया को फंडिंग एजेंसी हो सकती है जैसा कि HEC है या और बहुत से फंडिंग एजेंसीज़ हैं यहाँ पाकिस्तान में भी या पाकिस्तान के बाहर। इसी तरह से मेंटोरशिप है, इस तरह से एडिटोरियल असिस्टेंस है, किसी ने आपका थीसिस को पढ़ा और पढ़ने के बाद उसमें पढ़ने के बाद उसकी जो ग्रामर की कोई मिस्टेक थी या उसका लैंग्वेज जो था उसको ठीक कर दिया। प्रैक्टिकल सपोर्ट किसी ने आपको दी, काम में को डाटा कलेक्शन करने में आपकी हेल्प की या किसी ने को डाटा एनालिसिस में आपकी हेल्प की। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, या आपका कोई लैब अटेंडेंट है उसने आपकी हेल्प की, तो उन सब लोगों का आपको नाम, ये अखलाकी फ़र्ज़ भी है तो कि जिन लोगों ने आपको असिस्ट किया, जब आप इस डॉक्यूमेंट में लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं तो उन सब लोगों के नाम आप यहाँ आपको यहाँ लिखने चाहिए। तो ये एक्नॉलेजमेंट्स है। अच्छा, इसमें आमतौर पर जो गलती होती है वो ये है कि स्टूडेंट इसको एक्नॉलेजमेंट लिख देता है, एस नहीं लिखता, तो टेक्निकली ये सही नहीं है, इसको आपको लिखना चाहिए एक्नॉलेजमेंट्स। तो ये एक्नॉलेजमेंट्स के हवाले से ये सारी जो बातें हैं इनको आप देख सकते हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं, और इसमें कुछ यहाँ मैंने नीचे एग्जांपल्स दी हैं कि आप ये स्टेटमेंट्स किस तरह से बना सकते हैं। दिस स्टडी वाज सपोर्टेड इन पार्ट बाय द पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन फॉर एग्जांपल, इस तरह से आप लिख सकते हैं। आई डिज़ायर टू एक्सप्रेस माई थैंक्स टू मिस्टर अहमद अली फॉर हिज इनवैल्यूएबल असिस्टेंस इन डाटा कलेक्शन। किसी ने डाटा कलेक्ट किया तो किस तरह से आप उसको एक्नॉलेज करेंगे। तो इस तरह से ये डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं और जिसमें आपको आइडिया होगा कि किस तरह से आप स्टेटमेंट्स बनाते हैं लोगों को एक्नॉलेज करने के लिए। तो ये इसमें एक एक्नॉलेजमेंट है, ये एक आप समझ लें कि एक टेम्पलेट है। इसमें एक्नॉलेजमेंट दी गई है कि किस तरह से एक स्टूडेंट जिसने कि अपना थीसिस सबमिट किया था उसने इसको किस तरह से लिखा। तो ये एक मतलब आप अपने तरीके से लिख सकते हैं, ये जस्ट आपको एक समझाने के लिए, दिखाने के लिए एक टेम्पलेट है, इसको आप देख सकते हैं। इसके बाद है जी टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स में ये आप देख सकते हैं कि इसी तरह से आपने इसको अरेंज करना है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपने इंट्रोडक्शन से पहले जो आपने पेजेस देने हैं, ये आप देखें इंट्रोडक्शन से ही आपने पेज नंबर 1 स्टार्ट किया है। इससे पहले जितने भी आपने यहाँ पेजेस दिए हैं ये सारे के सारे रोमन में आते हैं। और ये जो बात हम कहते हैं यूनिवर्सिटी में कि 75 पेजेस चाहिए थीसिस के, उनमें ये पेजेस अमल नहीं, ये पेजेस रोमन में दिए होते हैं, ये जो फ्रंट मैटर है ये उसमें जो काउंटिंग होती है वो यहाँ से शुरू होती है इंट्रोडक्शन के 1 से, राइट। तो आपने फ्रंट मैटर जितना भी है उसको आपने रोमन नंबर्स देने हैं और उसके बाद आपने रोमन नंबर्स देने हैं और उसके बाद आपने चैप्टर 1 से आपने नंबर 1 जो है वो स्टार्ट करना है। अच्छा, इसमें आप यहाँ चीज़ एक देख सकते हैं कि यहाँ हमने डेसिमल सिस्टम यूज़ किया है नंबरिंग में। तो डेसिमल सिस्टम क्या है इसके ऊपर मैं एक फुल फ्लैज आपको अलग से लेक्चर दूंगा। सिंपली आप इसको अभी ये समझ लें कि ये बेसिकली एक हेडिंग और सब हेडिंग और सब हेडिंग का एक सिस्टम है। यानी इसमें यहाँ आप इसकी नंबरिंग देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो 1.4 है ये एक हेडिंग है चैप्टर 1 की, 1 रेफर फॉर चैप्टर 1, और 0.4 का मतलब ये है कि उसकी 4th हेडिंग, मेजर हेडिंग। 1.4.1 का मतलब ये है कि 1.4 की ये एक सब हेडिंग है, और 1.4.1 का मतलब ये है कि ये 1.4.1 की ये सब हेडिंग है, राइट। तो जब आप जाएंगे 1.4.1.2 में तो इसमें पता चलेगा कि ये बेसिकली 1.4.1 की सेकंड हेडिंग है। तो अब उसको छोड़ के फिर हमने पिछला जो सीक्वेंस था 1.4 उसको हमने आगे बढ़ाया, और फिर आगे ये जो 1.4.2 है इसकी आगे यहाँ पे सब हेडिंग है। तो ये बहरहाल इतना मुश्किल नहीं है, ये इसमें मैं आपको जब डिटेल से सारा उसमें एक कॉन्सेप्ट लेके उसमें हेडिंग्स बना के मैं आपको समझाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। तो इसमें फ़िलहाल ये है कि आपने उसको उसी तरह से ही आपने इसको अरेंज करना होता है जिस तरह से यहाँ हमने इसको अरेंज किया है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट, इसी तरह से आपकी जो ये टेबल ऑफ कंटेंट्स है, इसी तरह से अगर आपकी फ़िगर्स हैं तो उसमें आपका आ जाएगा लिस्ट ऑफ फिगर्स आ जाएगी और लिस्ट ऑफ टेबल्स आ जाएगी। तो लिस्ट ऑफ टेबल जो हैं वो भी इसी तरह से आएंगे। फ़र्क सिर्फ ये है कि
कि उसमें टेबल आमतौर पे चैप्टर 4 में होते हैं, तो फिर डेसिमल सिस्टम के तहत आपने उसको 4.1 से स्टार्ट करना होता है। 4 यहाँ पे जो फर्स्ट डिजिट है ये रेफर करता है किसको, चैप्टर को। तो अगर टेबल है चैप्टर 2 में तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, अगर टेबल है चैप्टर 3 में तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, और अगर टेबल है चैप्टर 4 में तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट, ये आज हमने डिस्कस किया थीसिस का फ्रंट मैटर, और इसमें हमने देखा, ये अगेन मैं इसको एक दफ़ा सम अप कर देता हूँ कि इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले टाइटल पेज है। टाइटल पेज का मैंने आपको एक डेमो दिया और दिखाया, मैंने आपको उसका एक टेम्पलेट दिखाया। सिग्नेचर पेज है, सिग्नेचर पेज का भी टेम्पलेट आपको दिखाया। डेडिकेशन पेज है, बताया आपको डेडिकेशन क्या है और किस तरह से हम डेडिकेट करते हैं थीसिस अपना। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट है, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट्स पे हमने बात की, टेबल ऑफ कंटेंट्स पे बात की, लिस्ट ऑफ टेबल्स पे बात की, और लिस्ट ऑफ फिगर्स। तो ये सारा जो है ये हमारा फ्रंट मैटर है। तो आज हमने फ्रंट मैटर पे बात की। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट कंपोनेंट्स हैं हमारे थीसिस के उन पे हम बात करेंगे। और इस लेक्चर के हवाले से कोई आपको प्रॉब्लम हो, आप ये जो वीडियो है ये अपलोड होगी यूट्यूब चैनल पे, कमेंट सेक्शन में जाके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर दूंगा। LMS पे मैं इसको शेयर कर दूंगा, व्हाट्सएप में ये शेयर होगी, वहाँ आप इसको देख सकते हैं। व्हाट्सएप में जब शेयर होगी आप इसको देखिएगा, और इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो अब मैं आपके क्वेश्चन का आंसर वहाँ देने के लिए बिल्कुल मौजूद हूँगा। और इंशाल्लाह इसमें अगर किसी भी तरह की आपको कन्फ्यूजन है तो वो इंशाल्लाह दूर होगी। थैंक यू वेरी मच।